हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मुद्दा क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट। यानी सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, फ्लाइट में या ऑफिस में अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो क्या करें, और भारत में इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है। तो आज हम इन्हीं सभी मुद्दों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट में आप इस लेक्चर को सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे वो भी इन सभी मुद्दों के बारे में चीजें जान सकें। तो सबसे पहले हमें दो घटनाओं पर बात करनी होगी। एक है 24 जून की। तो 24 जून की घटना क्या है कि जो बॉलीवुड कोरियोग्राफर हैं जिनका नाम है गणेश आचार्य, तो उनको सेक्सुअल हरासमेंट के एक केस में बेल मिल जाती है, यानी जमानत मिल जाती है। ठीक है, अब ये 24 जून की जो घटना है ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी गणेश आचार्य की। तो उसने गणेश आचार्य पर यह इल्जाम लगाया था कि उन्होंने ऑफिस में पोर्नोग्राफिक वीडियोज दिखाने के लिए फोर्स किया था। और यह जो मामला है ये 2020 का मामला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 22 जून के मामले की। तो 22 जून का मामला जो है वो एक कहानी की तरह है, आपको समझना है। एक 35 साल की महिला है, वो अमेरिका से और चेन्नई आना चाहती थी, लेकिन उसकी जो फ्लाइट है बीच में दुबई भी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझते जाइएगा। एक कहानी है, पूरी कहानी की तरह समझना है। तो ये महिला की जो फ्लाइट है ये अमेरिका से और कहाँ जाती है? दुबई जाती है। ठीक है दोस्तों, और दुबई में तमिलनाडु का एक डॉक्टर रहता था। वो डॉक्टर भी इसी फ्लाइट में चढ़ता है, और ये जो डॉक्टर है ये महिला की पीछे वाली सीट में बैठता है। इसके बाद होता क्या है कि जब ये फ्लाइट जो है ये चेन्नई के लिए रवाना होती है, उसी दौरान बीच में होता क्या है कि ये जो डॉक्टर है इस महिला को बहुत जोर से पकड़ता है। इसके बाद जो महिला होती है ये फ्लाइट असिस्टेंट से अपनी शिकायत करती है। इसके बाद होता क्या है कि जब ये फ्लाइट जो है वो चेन्नई एयरपोर्ट आती है तो उस डॉक्टर का जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मामला था ये मिड एयर का था, यानी जब फ्लाइट हवा में थी तब का मामला था। इसलिए पुलिस ने लीगल टीम की मदद मांगी और कानून के हिसाब से उसको डील किया। दोस्तों, दरअसल ऐसी घटनाएं जो है वो रोज होती है। कई महिलाएं इसे शर्म से बता नहीं पाती हैं और कुछ एफआईआर भी दर्ज करवाती हैं, लेकिन बाद में उसे वापस भी ले लेती हैं, जैसे कि ये तमिलनाडु के केस में हुआ क्या कि डॉक्टर ने माफी मांग ली और फिर इसके बाद उस महिला ने इस केस को रफा दफा कर दिया, यानी केस वापस ले लिया। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि फ्लाइट में या वर्क प्लेस में होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़े सवालों पर हम चर्चा करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। तो दोस्तों चलिए हम इसको समझते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? किसी की सहमति के बिना किसी के साथ गलत व्यवहार करना, गलत इशारा करना, गलत कमेंट करना, शारीरिक संबंध और उसे पॉर्न वीडियो दिखाना सेक्सुअल हरासमेंट माना जाता है। इसके साथ और भी कई चीजें हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट मानी जाती हैं। मसलन गलत तरीके से महिलाओं को छूना, जबरदस्ती गले लगाना, हाथ पकड़ना और सेक्स की डिमांड करना, अश्लील मजाक करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले अब जानते हैं दोस्तों कि जो अमेरिका दुबई चेन्नई फ्लाइट में जो सेक्सुअल हरासमेंट की घटना हुई है उसके बारे में कानून क्या कहता है। तो दोस्तों ये जो घटना है ये मिड एयर की है, यानी जब फ्लाइट हवा में था तब की घटना है। तो किस देश का कानून लागू होगा? दुबई का कानून लागू होगा, इंडिया का कानून लागू होगा, या फिर अमेरिका का कानून लागू होगा? तो चलिए हम इसको कुछ पॉइंट के आधार पर समझते हैं। तो दोस्तों, जिस देश की टेरिटरी में प्लेन उड़ रहा है उस देश का कानून जो है अपराधी पर लागू होगा। मान लिया अगर कोई प्लेन इंडियन टेरिटरी में उड़ रहा है तो इंडिया का कानून लागू होगा, दुबई की टेरिटरी में उड़ रहा है तो दुबई का कानून लागू होगा, और अमेरिका की टेरिटरी में उड़ रहा है तो अमेरिका की टेरिटरी में उसका कानून लागू होगा। दोस्तों अब हम एक और पॉइंट समझते हैं कि जैसे ये घटना दुबई की टेरिटरी में कोई घटना हुई और फ्लाइट उड़ गई, चेन्नई आ गई और वो अपराधी जो है वो चेन्नई पहुंच गया, लेकिन घटना जो है वो दुबई में हुई है, तो फिर किस देश का कानून लागू होगा? तो जहां पर वो फ्लाइट, जहां से उस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, यानी दुबई से उसने उड़ान भरी थी, तो ये जो घटना है उस अपराधी पर दुबई का कानून लागू होगा, ना कि भारत का।
लेकिन एक और पॉइंट है दोस्तों कि अगर ये घटना मिड एयर में होती है, यानी बीच हवा में होती है, जब फ्लाइट उड़ रहा होता है तब ये घटना होती है, तो फिर किस देश का कानून लागू होगा? तो दोस्तों तो फिर उस देश का कानून लागू होता है जहां पर फ्लाइट टेक ऑफ होती है, जैसे कि इस मामले में हुआ था। दुबई से उड़ान भरी थी और घटना ये बीच हवा की है, यानी जब फ्लाइट जो है हवा में थी तब की घटना है, और फिर उस फ्लाइट ने टेक ऑफ कहां पर किया है? चेन्नई। तो दोस्तों उस अपराधी पर कानून कहां के लागू होंगे? भारत के लागू होंगे। तो आशा करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे कि मिड एयर में अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट की घटना होती है तो उसके तहत कानून कहां के लागू होते हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के केस की। चूंकि इस केस में गणेश पर उनकी असिस्टेंट कोरियोग्राफर ने इल्जाम लगाया था, इसलिए यह जो केस है बॉस और एम्प्लॉय के बीच का हो जाता है, यानी बॉस और एम्प्लॉय के बीच का ये केस हो जाता है। ऐसे में समझते हैं महिलाओं के वर्क प्लेस में होने वाले हरासमेंट के बारे में। तो दोस्तों अगर वर्क प्लेस पर कोई हरासमेंट की घटना होती है, सेक्सुअल हरासमेंट की घटना होती है, तो क्या करना चाहिए, किससे शिकायत करें? तो सबसे पहले हम समझें, इसके लिए दोस्तों एक विशाखा कानून बनाया गया है। नौकरी करने वाली महिलाओं के वर्क प्लेस में सुरक्षा को लेकर के साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने 13 विशाखा गाइडलाइन जारी की थी, जिसने साल 2013 में कानून का रूप लिया। अब विशाखा गाइडलाइन को सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एक्ट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में सेक्सुअल हरासमेंट, उससे बचने के उपाय और क्या कार्रवाई होगी, इस सब के बारे में बताया गया है। कमेटी, पुलिस और कोर्ट में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये कमेटी, पुलिस और कोर्ट क्या होता है, चलिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दोस्तों, कानून के मुताबिक जिस संस्थान में 10 से ज्यादा कर्मचारी हों, कितने कर्मचारी दोस्तों? 10 से ज्यादा कर्मचारी हों, वहां पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी या पोस्ट कमेटी बनाना जरूरी है। कमेटी की अध्यक्ष कंपनी की सीनियर महिला कर्मचारी होनी चाहिए और कमेटी में 50% महिलाओं का होना भी जरूरी है। कमेटी में एक महिला सदस्य महिलाओं से जुड़े किसी एनजीओ से होगी, जिसे एक्सटर्नल मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, जो कंपनी में जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें एक एक्सटर्नल मेंबर होगा जो कि किसी एनजीओ से होगी। 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी में ऐसी कमेटी का होना जरूरी नहीं है। इस तरह की कंपनी में आप काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो कलेक्ट्रेट में बनी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसके अलावा लोकल पुलिस या कोर्ट में भी महिला शिकायत दर्ज करा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलिए, आपके मन में कुछ सवाल होंगे कि बातचीत के दौरान अगर किसी ने कुछ आपत्तिजनक बात बोल दी तो उसके खिलाफ कानूनी सबूत क्या होगा, कैसे साबित करेंगे कि आपका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है? तो कोई गवाह न होने की स्थिति में महिला को इस बातचीत का ब्यौरा जो है वो लिखकर कोर्ट में देना होगा और उसे ही गवाह माना जाएगा। यानी अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो और बातचीत करने के दौरान आपत्तिजनक बात होती है, तो आप कैसे गवाह पेश करेंगे? तो आपको वो पूरा ब्यौरा जो है वो लिख कर देना होगा कोर्ट में, तो उसी को गवाह मान लिया जाएगा। एक और सवाल है कि सेक्सुअल हरासमेंट के केस में अगर महिला कर्मचारी और आरोपी दोनों ही कई साल पहले कंपनी छोड़ चुके हों तो क्या उसी कंपनी में शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो दोस्तों ऐसे मामलों में 3 महीने बाद तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मामला अगर ज्यादा पुराना हो तो आप संस्थान की बजाय पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, यानी आप पुलिस में जाकर के उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों एक और सवाल है कि शिकायत सही पाई गई तो कमेटी की तरफ से आरोपी को क्या सजा दी जाएगी? तो दोस्तों नौकरी से सस्पेंड किया जा सकता है और शिकायतकर्ता को मुआवजा तक देना पड़ सकता है, यानी जिस महिला ने भी शिकायत की थी उस महिला को मुआवजा देगा कौन? आरोपी। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ प्रावधान रखे गए हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि भारत में इंडियन पीनल कोड के तहत सेक्सुअल हरासमेंट पर क्या कानून है, यानी वो कौन कौन सी धाराएं हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों धारा 294, इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है? तो सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत करता है, गाना गाता है, तो इस पर 3 महीने तक की सजा है, जुर्माना है, या दोनों भी हो सकते हैं। धारा 354A, बिना सहमति के सेक्स, अश्लील फोटो और वीडियो दिखाने पर 1 से 3 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। धारा 354B क्या कहती है? महिला को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने के लिए 1 साल से 3 साल तक की जेल हो सकती है,
जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धारा 354D क्या कहता है, किसी लड़की का पीछा करने पर 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। धारा 499 क्या कहती है, तो दोस्तों महिला की तस्वीरों को मार्फ करके गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों ये है इंडियन पीनल कोड के जो धाराएं हैं उनमें बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं या किन कानूनों के तहत पर आरोपी पर सजा हो सकती है। दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट का कानून किन किन जगहों पर लागू होता है, थोड़ा सा आप इसको भी समझ लीजिएगा। जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, प्राइवेट ऑफिस होते हैं या कंपनी होती हैं, पब्लिक प्लेस होते हैं, ट्रैवल के दौरान स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी ये सेक्सुअल हरासमेंट के कानून लागू हो जाते हैं। धार्मिक जगहों पर, मूवी थिएटर, मार्केट या मॉल में, और प्राइवेट होम या रेसिडेंस, यानी हर जगह जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के केस आप दर्ज करा सकते हैं अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी था? तो दोस्तों आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही लेक्चर के लिए आप स्टडीकर को फॉलो कर लें, यानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।